अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारियां कर रही हैं। मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूलियों और जमा करवाने का सिलसिला जारी है, जो कि 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। नून लीग, बाप पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी जमा कराने के मामले पर तौसी का मुतालबा किया है। लीगी रहनुमा इसहाक डार ने कागजात नामजदगी में तौसी के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला लिखा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने यह कहा है कि उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी करे। मरासले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी की पोलिंग तारीख तब्दील किए बगैर इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम करे। दूसरी जानब सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और बानी पीटीआई ने कागजात नामजदगी मुख्तलिफ हल्कों से हासिल की हैं। IPP के सरबराह समेत दीगर रहनुमाओं ने भी नामजदगी फॉर्म हासिल कर लिए हैं। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन, IPP के सदर अब्दुल अलीम खान और अमाया अख्तर खान ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। रोजनामा जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट के लिए एक कमेटी कायम की गई थी, लेकिन इसके पर आगा हो रहा है ये कुछ वाज़ेह नहीं। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही ख्वाहिश है। हर जमात पंजाब के अंदर जो है वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, और जहां तक इस्तेकाम पार्टी का तल्लक है, मैं बड़ा वाजिया हूं और जमात के लोग बड़ा वाजिया हैं और हमारी लीडरशिप भी बड़ा क्लियर है इस हवाले से। ना हमारे कोई उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना हम करने की ख्वाहिश रखते हैं। नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान क्या मामलात हैं, क्या इंतखाबी इत्तेहाद होगा या नहीं, नून लीग अपने मुख्तलिफ इत्तेहादियों को लेकर आगे किस तरह से चलेगी, क्या सीट एडजस्टमेंट होगी, इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ करमानी मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है। आसिफ करमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। करमानी साहब, सबसे पहले तो ये IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मामलात पर बताइएगा, क्या नून लीग का IPP के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद हो रहा है? रहमान रहीम, शुक्रिया रहमान साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि उनकी तरफ से भी, IPP तरफ से भी और हमारी तरफ से भी एक आध मीटिंग्स हुई हैं हमारी लीडरशिप की और उनकी भी लीडरशिप की, और उसमें कुछ मामला जो उनसे हैं वो किए जा रहे हैं कि उसमें कोई अगर सूरत हाल निकले, लेकिन अभी कोई उसमें हतमी फैसला नहीं हुआ कि आया उनके साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी। अभी इसका कोई हतमी फाइनल फैसला नहीं हुआ जी। लेकिन असूली तौर पर तो इत्तेफाक हो गया था कि मीडिया में खबरें रिपोर्ट हुई थी कि IPP और नून लीग इकट्ठे मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, तो वो असूली इत्तेफाक है या नहीं? अगर कोई, देखिए, मैंने तो आपको क्लियर अर्ज किया कि मेरी जाती राय है, और लेकिन मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूं। जो भी कल को पार्टी का फैसला होगा वो जहां दूसरों पर लागू होगा, मैं भी उसकी पाबंदी करता हूं। लेकिन जाहिर है जमातों से राब्ते, सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मेरी मालूमात है, कोई हतमी तौर पर कोई भी उसमें फैसला नहीं हुआ। देखिए, ठीक है, लेकिन इसमें करमानी साहब ये फरमाइएगा, दीगर जमातें जो थी उनके साथ भी चलने का इत्तेफाक हुआ था, JUI है, MKM है, तो क्या वहां पर क्लैरिटी है कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है? मोहतरम रहमान साहब कि जिनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं होती, और जहां तक आपने PTI की बात की है, तो खुसूसन 9 मई के बाद जिस तरह उन्होंने 9 मई और 10 मई को रियासत पाकिस्तान पर, पाक अफवाज पर, शोहदा की कब्रों पर, उनके यादगारों पर, जिना हाउस पर और GHQ पर हमले किए, वो तो पाकिस्तान पर हमला थे, तो ये तो हिंदुस्तान नहीं कर सका अभी तक ये। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास अब क्रेडिबिलिटी नहीं है कोई, और जमात उनकी तितर बितर है। कुछ लोग उनके, काफी लोग चले गए, IPP में चले गए हैं, कुछ लोग उनके रूपोश हैं, कुछ खामोश हैं, तो उनको तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे। और इस तरह की फिर बातें, जब फिर वो जाहिर है जब आपकी कारकर्दगी ना हो और आप इस तरह एक
रियासत पर हमले के मुर्तकिब भी हुए हों, तो फिर आपके पास कोई दलील नहीं बचती सिवाय इल्जामात के। लेकिन आप जहां तक वो इल्जामात की बात है, अगर कोई हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर या कोई चीज होती तो क्या नवाज शरीफ अदालतों में जाके अपनी जमानतें लेते और अपने केसेस खत्म होते हैं उनके? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक वो मैदान से भागने का एक बहाना समझ लीजिए, वरना मैं तो अपने जाती तौर पर समझता हूं और ये हमारी पार्टी भी समझती है कि वो लोग जो सानहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलविस नहीं हैं और जिन्होंने रियासत पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, वो इनोसेंट हैं, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन देखिए, पीटीआई तो ये कह रही है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ये मामला तो जाहिर बात है उनकी जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से जो है वो उनके मुकदमात का सामना है, वो अदालतों में जा रहे हैं, अपने इंतखाबी निशान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये सारी सूरत हाल में आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के पास है या नहीं है? देखिए, अगर उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में कोई शिकायत हैं, तो उसका बेस्ट फोरम जो है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या अदालत उज़्मा या अदालत आलिया है। ठीक है ना जी, इसमें हम कहां से आ गए जी? ना इस पे हमारा क्या लेना देना। अच्छा। अगर किसी ने वो कहा है ना कि पंजाबी में कहते हैं ना कि जिन्हें खा दिया गाजरा टेढ़ों ना दे पीड़, भाई हमारा तो आप हमारे कहने पे तो आपके 9 मई ने हमला नहीं आपने किया ना। अब आपने किया, जिन्होंने किया वो भुगते हैं, अदालतें भी भुगते हैं। हमने तो झूठे मुकदमे भुगते, नवाज शरीफ ने तो झूठे मुकदमे भुगते, झूठे इल्जामात का सामना किया। आपने तो 9 मई को दिन दहाड़े रियासत पाकिस्तान पाक फौज पर हमला किया, तो आप भुगते हैं। और जो इट्स मैटर बिटवीन द कोर्ट्स एंड द एक्यूज जो हैं वो जाने, अदालतें जाने। अगर वो जो साफ शफाफ होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, जिनको जो नहीं है साफ शफाफ मुकदमात का सामना करें। अच्छा किरमानी साहब, ये आप लोगों ने भी दरखास्त दी है इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली की, कुछ और दिन मांगे हैं कागजाते नामजदगी के लिए जमा कराने के लिए, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों नून लीग की तरफ से दरखास्त दी गई है? तो 2-3 जमातों ने, मैंने सुना है बशमूल पीएमएलएन, मैंने सुना है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कुछ उम्मीदवारों ने कि उन कुछ डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने प्रोक्योर करने हैं। जाहिर है आपके पास कई दफा कागज का इधर उधर हो गया होता है, क्योंकि ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है, स्पेशली मुझे जो सेनेट का तजुर्बा है बिलखसूस, कि उसमें बड़ी लास्ट टाइम इन्होंने पाबंदियां लगाई हुई थी कि स्पेशल अकाउंट्स खोले जाएं, और आपको पता है आजकल बैंक अकाउंट्स खुलना जो है वो इतना आसान नहीं है, और दीगर भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो लोगों के एट हैंड नहीं होते। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई मुजाहिका, अगर एक आध दिन उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। कोई इलेक्शन को मुलतवी करने का तो नहीं मांग रहे, वो तो कह रहे हैं कि हमें नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करने के लिए एक आध दिन की मोहलत मिल जाए। इट मीन्स के वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं वो लोग। अगर कोई डॉक्यूमेंट उनका मिसिंग है, उनको हासिल करने में अगर एक आध दिन लग सकता है, तो मेरा ख्याल है जायज उनकी ये डिमांड है। तो ठीक है। और ये इंतखाबात के हवाले से हम हर रोज देखते हैं कोई ना कोई इशू जो है वो खड़ा हो जाता है। अब इससे पहले आरोज डीआरओज वाला मामला आया और वो तो अदालत ने सेटल किया, लेकिन अभी बार काउंसिल्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराजात उठा दिए हैं। तो अब मुस्लिम लीग नून इन मामलात को किस तरह से देखती है? क्यों भी आए दिन जो है वो कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाता है, और क्या वाकई इंतखाबात की राह में अभी भी कोई रुकावटें हैं? देखिए, ये तो अब तो देखे ना, मैं सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब काजी फायदीसा साहब को कोट करूंगा, जिन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन का होना पत्थर पर लकीर है। उसके बाद मैं समझता हूं कि ये सारी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। हाँ, अच्छा। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात, जो मुझे नहीं समझ आई, को शायद उनके रीजन क्या है, क्या कोई कॉन्क्रीट सॉलिड रीजन है, क्या है वो रीजन अभी तक नहीं सामने आया, सिवाय कि जी कोई हल्का बंदियों का एक आध का इशू है, जिसको मैं समझता हूँ
इसको प्रोसेस को होने दिया जाए। इसमें रुकावटें डालने से ना तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा। क्या पाकिस्तान के मुकद्दर में यही लिखा है कि हम पाकिस्तान को अपनी पेटी पॉलिटिक्स की नजर कर दें और जो रियल इश्यूज हैं इस मुल्क के, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, आपका यूथ है जॉबलेस है, मिडिल क्लास एजुकेटेड डिग्रियां हाथ में लेके फिर रही है, जिनके माँ बाप की कमरे टूट गई हैं उनको तालीम दिलाकर, दीज आर द रियल इश्यूज। इसकी तरफ आना चाहिए। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन लोग हैं जो इस तरफ चल पड़ते हैं कि अच्छा फिर अगर ऐसी बात है कोई उनको एतराजात थे तो भाई वो पहले 1 महीना 2 महीना पहले ऐसी बात करते। जब शेड्यूल इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, जब सब कुछ इन प्लेस है, उसके बाद एक सोशल मीडिया पे भी एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और चंद मखसूस लोगों से कॉलम्स लिखवाए जाते हैं। ये पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त सर अपनी एक मंजिल की तलाश में है। पाकिस्तान नीड्स गुड गवर्नेंस। पाकिस्तान को हमने लिविंगेबल बनाना है, जो बड़ी तेजी से अनफॉर्चुनेटली अनलिवेबल होता जा रहा है। तो ये इश्यूज हैं। गरीब की रोटी का बंदोबस्त करना है, लोगों की तालीम है, सेहत है, 70-75 साल गुजर गए, कितना और करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात कि ये जिन लोगों के लिए ये मुल्क बना था वो तो 98% जो है मिडिल क्लास और गरीब के लिए बना था। या एलीट कैप्चर ही नहीं खत्म होने में आ रहा, कभी कुछ। तो हमें इस तरफ एक तरफ रख के तमाम चीजों को मोहतरम रहमान साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। देखिए, लेकिन मुझे किरमानी साहब लास्टली ये आपने जितने भी मसाइल का जिक्र किया, क्या मियां नवाज शरीफ जो है वो कैंडिडेट होंगे पोस्ट इलेक्शन के बाद वजीर आजम के, और फिर क्या वो जो उनके पहले मामलात रहे हैं, क्योंकि पहले भी तो इक़्तिदार जो है वो रहा है उनके पास, तो ये जिन मसाइल का आपने जिक्र किया, क्या मियां साहब के पास कैपेसिटी है, PMLN के पास कैपेसिटी है कि इन मसाइल से मुल्क को निकाल सके? देखिए, वेरी क्विकली आपके 2 सवाल है। नंबर 1 के माजी भी गवाह है कि नवाज शरीफ साहब को कभी भी पूरा टाइम करने दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मोटरवे भी बनाई, एटमी धमाके भी किए, और 2013 से लेके 2017 तक 4 साल जो खुसूसन उनको मिले, उसमें हमारे 1.5-2 साल तो जाया कर दिए उसने धरनों ने, और वो जो हमें जज साहब नहीं चलने देते थे। नवाज शरीफ को यकसुई से काम करने का मौका तो 1.5 साल मिला, फिर पनामा आ गया 2016 में। तो उस दौरान भी नवाज शरीफ ने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, महंगाई कंट्रोल में की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं, और फिर हमारा मैनिफेस्टो भी आ रहा है इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे एक वो पीपल फ्रेंडली, कॉमन मैन फ्रेंडली, यूथ फ्रेंडली मैनिफेस्टो होगा। और जहां तक आपने वजीर आजम की बात की, देखिए ये तो इलेक्शन के बाद फैसला होगा। हमें उम्मीद है कि अवाम जो है नवाज शरीफ साहब की माजी की जो खिदमात है उनको देखते हुए मुस्लिम लीग नून को चौथी मर्तबा भी इक़्तिदार अपना खिदमत करने का मौका देंगे। अगर मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में आती है इंशाअल्लाह, तो यकीनन जो वजीर आजम होंगे हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे। राइट, ठीक है। राइट, आसिफ किरमानी साहब बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी जो सफ़बंदी हो रही है और नून लीग की इंतखाबात के हवाले से तरजीहात क्या हैं। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ तो मुल्क भर में इंतखाबी अमल का आगाज हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी और कानूनी चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म देते हुए कहा है कि 22 दिसंबर यानी कल से पहले फैसला किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। आपने पीटीआई को वर्कर सपोर्टर को न करने दिया, को वो न कैंपेन करने दी, न कन्वेंशन करने दिया, ना आपको नॉमिनेशन पेपर फाइल करने नहीं दे रहे। वो हम पहले ही कह चुके हैं कि मियां साहब जब आते थे फायर को मिला के खेलते थे। अब इस मरतबा वो पूरी फील्ड में हमारे कैंडिडेट को उतरने नहीं दे रहा।
इनकी इतनी घबराहट हो गई है। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो अनकंटेस्ट हो, अनअपोज्ड इलेक्शन। हमको तो कहते हैं मुकाबला करो। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पॉपुलरिटी है, हमारा इनके चारों के साथ क्या ये 14 की 14 पार्टीज हो, हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इनको डिफीट करेगी। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। दूसरी जानिब पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है और 184(3) के तहत जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए फरीकैन को हिदायत जारी करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने भी आज बात की और कहा कि पीटीआई के लिए फील्ड ही कोई नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी चैलेंजेस भी बदस्तूर मौजूद हैं। सदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में पीटीआई के 51 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशा खाना केस में सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। जहां पर तहरीक इंसाफ को यह इंतखाबी निशान का मामला है, वहां पर जो लालटेन का इंतखाबी निशान है उसका मामला भी सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी फैसला महफूज कर लिया है। तहरीक इंसाफ का बहरहाल बुनियादी इशू है, क्या तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी या नहीं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोथा साहब, पाकिस्तान इंसाफ के तर्जुमान भी है, मुख्तलिफ केसेस में नुमाइंदगी भी कर रहे हैं पार्टी की। बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब आपके वक्त का। नईम हैदर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, तहरीक इंसाफ बचा पाएगी बल्ले का निशान? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान बचाए रखा है। कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान कोई नहीं छीन सकता। गैर कानूनी तौर पर काम किया जा रहा है। अभी तक उस फैसले को लटका कर रखना, पहले 71 दिन जो है फैसला लटकाया गया, उसके बाद कहा गया कि इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाए जाए। हमने एक सोची समझी एक साजिश है जिसको इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। तो यहाँ से लंदन से लेकर पाकिस्तान आने तक नवाज शरीफ साहब के साथ जो प्रोटोकॉल उनको दिया गया है और उसमें खान साहब का जो है वो केसेस उनके ऊपर बनाना, उनको केसेस में जो है वो सजा देकर फिर उनको जेल में डालना और फिर उसके बाद पार्टी जो है उसको क्रैश करने के लिए सारा प्रोसेस है। अगवा है, छापे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सारा शामिल है। और अब आकर बल्ले के निशान का मामला आज तक लटकाया गया है। अगर हमारे खिलाफ फैसला आएगा तो हम जरूर उसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, लेकिन क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है आप या मैं या कोई भी दिल के ऊपर हाथ रखकर कह सकता है? बिल्कुल नहीं कह सकता। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, ये पहले ही धांधली शुरू हो गई है और इलेक्शन जो है हमारे देखिए जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला है उस पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मौक़िफ़ आ रहा है और जो वैसे भी एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि ये एक टेक्निकल इशू है, तो आपके ख्याल में वाकई ये जो इंतखाबी निशान वाला है ये एक टेक्निकल इशू है जो है वो इंतखाबी कवानीन और ज़वाबित को लेकर? देखें, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो इंतखाबी मामलात के अंदर जो सारी धांधली है ना, ये जानबूझकर की जा रही है। ये लोगों को पेपर जमा करवाने ना देना, वकीलों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे जो पीटीआई के लीडरान हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है उठा के। और अगर देखा जाए सरगोदा के अंदर मुख्तलिफ शहरों के में मुख्तलिफ तहसीलों में मैंने आज भी देखा है, आज भी वकीलों को उठाया गया है। पेशाब के अंदर जो है वो वकीलों के घरों में छापे मारे गए हैं। शौकत बसरा साहब ने कल वकीलों की दरख्वास्त देने की कोशिश की, उन वकीलों को एसएचओ साहब ने गिरफ्तार कर लिया। और न्याजी साहब ने कल इसी तरह से पेपर उनके वालिद ने देने की कोशिश की, तो उस वक्त उनको भी जो है पेपर जो है डीएसपी साहब ने छीन लिए। और इसी तरह से हमारे तजवीज कुनिंदे, तायद कुनिंदे और जो लोग यहाँ पर विलिंग है कि हम इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। तायद कुनिंदों को उठाया जा रहा है, तजवीज कुनिंदों को उठाया जा रहा है। जिन्होंने एप्लीकेशन देने के लिए रिज्यू किया है वहां पर दफ्तर बंद कर दिए जाते हैं, कहते हैं जी वो एसी साहब बैठे नहीं है, ये डीसी साहब बैठे नहीं है। पीएमएलएन को दूसरे गेट से या घरों में बुलाकर जैसे भी उनको प्रोटोकॉल हासिल है, पीटीआई को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जा रही, फिर सिलेक्शन का फायदा क्या है? ठीक है, लेकिन मैं इंतखाबी निशान वाले मामले पर जरा वापस आता हूं। अब रास्ता क्या है अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानता आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को और आपको इंतखाबी निशान जो है वो नहीं मिलता, तो फिर आपके पास क्या रास्ता है?
देखिए, हमारे पास यही रास्ता है कि हम फिर हाई कोर्ट से रजू करें। हमने पहले भी रजू किया हुआ है। जो उन्होंने फैसला दिया था कि ये आप 20 दिन के अंदर अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, उस फैसले को हमने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में, वहां पर फैसला नहीं हुआ। तो मसला क्या है? हमारे हक में या हमारे जो केसेस हैं या हम किसी के फैसले से एग्रीड होते हैं, उस दरखास्त के ऊपर फैसला क्यों नहीं दिया जाता? उस दरखास्त को क्यों लटकाया जाता है? दूसरी तरफ दरखास्तें जो है वो बिन बुलाए कहा जाता है कि 62(1)(f) के ऊपर जो है तशरीह वाला मामला जो है वो डिसाइड कर लिया जाए, ताकि एक शख्स जिसको बाहर से प्रोटोकॉल देकर लाया गया है उसको किसी न किसी तरह से इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने की भी इजाजत दी जाए और फिर उसको मसनद के ऊपर बैठाया जाए। लेकिन कौम किसी सूरत कबूल नहीं करती। ये जो हथकंडे आज तक अपनाए गए हैं, 90 से लेकर आज तक 3 दफा इनको बनाया गया है। खुदा इस मुल्क के ऊपर रहम करें, जमहूरियत के ऊपर हमला ना करें, आइन के ऊपर हमला ना करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। डीसी यही लगाए गए आरओ जो हैं, डीआरओ जो हैं, हमारे जलसों के अंदर पानी छोड़ रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, हमारे पेपर्स नहीं दे रहे। ठीक है, तो इनके जरिए कैसे इलेक्शन साफ और शफाफ हो सकता है? बिल्कुल जो है धांधली का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नईम हैदर था हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बात कर रहे थे। जो बल्ले का इंतखाबी निशान है, कल का दिन अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफगानिस्तान में जो अमरीकी असलहे का मामला है, वो पाकिस्तान ने अब अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों का मामला और फिर इस असलहे का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया है और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से जदीद फौजी असलहा दहशतगर्दों के हाथ लगने की तहकीकात का मुतालबा भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इससे जुड़ी तंजीमों से संगीन नोयत के खतरात दरपेश हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के लिए खतरा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान में TTP के दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस अमरीकी साख्त के असलहे का इस्तेमाल किया जाता रहा है। पाकिस्तानी फौज गुज़िश्ता 2 दहाइयों से TTP के खिलाफ जंग लड़ी है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि TTP के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा भी दस्तियाब है। सिक्योरिटी इदारों ने एक अहम अपडेट यह आई कि डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई करते हुए 1 हफ्ता पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपाउंड पर होने वाले हमले के मास्टरमाइंड और जो है वो सहूलतकारों समेत 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। खबरें यह भी मीडिया में रिपोर्ट हुई कि रवा माह डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में होने वाले हमले में भी दहशतगर्दों की जानिब से नाइट विजन गॉगल्स और अमरीकी राइफल्स का इस्तेमाल किया गया। जदीद तरीन अमरीकी हथियारों से लेस TTP के दहशतगर्दों ने चित्राल में भी 2 फौजी चेक पोस्टों पर हमला किया था। मियां वाली एयरबेस में जो है वो दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा वो भी गैर मुल्की था। अमरीकी इनखला के बाद इन हथियारों ने TTP को सरहद पार दहशतगर्द हमलों में मदद दी थी। 13 दिसंबर को कस्टम्स और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली गाड़ी से वहां से भी जदीद अमरीकी हथियार बरामद किए थे। असलहे में जदीद अमरीकी साख्ता M4 अमरीकी राइफल और ग्रेनेड जो है वो शामिल थे। पाकिस्तान के ये जो मामला हैं, सिक्योरिटी कितना बड़ा चैलेंज है और खासतौर पर जो है वो खारजा अमूर इसके साथ किस तरह से जुड़े हैं और पाकिस्तान सलामती कौंसिल से क्या चाहता है, इन मामलों के हवाले से बात करने के लिए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच साहबा मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज ज़हरा बलोच साहबा। सबसे पहले तो मुमताज साहबा ये फरमाइएगा, पाकिस्तान क्या चाहता है, क्यों सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने इस मामले को उठाया है और तहकीकात का कहा है? जी बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान, आप जिस तरह जानते हैं, एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज को दरपेश है और वो चैलेंज इस वक्त जो पाकिस्तान देख रहा है वो टेररिज्म का मामला है। और ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने ये साबित किया है कि ये टेररिस्ट थ्रेट जो है इसके ताने बाने अफगानिस्तान में जो TTP और दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे मिलते हैं। तो जब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई है तो ये सामने भी आया है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड असलहा इन दहशतगर्द तंजीमों के पास है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत सीरियस कंसर्न है जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उठाया है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बायलैटरली भी रेज किया है। अच्छा मुमताज साहब,
बायलैटरल तो आपने कहा ये इशू रेज किया है, एक और इशू जो इसके साथ जुड़ा है वो जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की अफगानिस्तान के अंदर या टीटीपी के साथ उनकी जो मुआवनत है उसके ऊपर है। इस हवाले से जरा बताइएगा किस तरह की मुआवनत जो है वो की जा रही है, क्या पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं वहां पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से? जी, इस वक्त एक जो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशंस हैं, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की शमूलियत साबित हुई है। इसी तरीके से अफगानिस्तान में भी और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं उनके साथ भी लिंकेजेस बिल्कुल क्लियरली साबित हुए हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस के हैं। तो पाकिस्तान ने ये कंसर्न बड़ा सीरियसली रेज किया है, क्योंकि अब तो सारी दुनिया को मालूम हो गया है कि इंडिया की कैपेसिटी है, वो दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं, वो दूसरे ममालिक में लोगों को टारगेट किलिंग्स भी करवाते हैं और एस्पियोनाज और लोगों को अगवा भी कराते हैं। पहले ये चीज़ सिर्फ साउथ एशिया तक महदूद थी, लेकिन अब इंडिया ने ये अपना नेटवर्क इंटरनेशनल कर दिया है। अब आप जानते हैं कि दुनिया भर में इन्होंने इस तरह के स्टेप्स लिए हैं जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है कि इंडिया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स कर रहा है, जो कि पाकिस्तान को भी जिस पे बहुत कंसर्न है। और हम इस सिलसिले में हमारे पास भी शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान में भी उन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं। ठीक है। और आपने कहा कि अफगानिस्तान के साथ इस मामले पर एंगेजमेंट भी है, खास तौर पर ये जो बड़े वाकयात हुए हैं बशमूल डेर इस्माइल खान के अंदर जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो हमला हुआ, किस सतह की एंगेजमेंट है, क्या उनके साथ राब्ता है और क्या तवक्को है पाकिस्तान की, और कुछ जवाब भी आया है अफगानिस्तान से इस हवाले से? देखें, जो आपने जिस टेररिस्ट इंसिडेंट की बात की जो डीआई खान में हुआ था, वो एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट था और उसमें हमारे जवान शहीद भी हुए और उस पर पाकिस्तान ने एक बहुत सीरियस डिमार्श किया। फॉरेन सेक्रेटरी ने अफगानिस्तान के नाज़िमुल उमूर को बुलाकर पाकिस्तान के कंसर्न्स कन्वे किए और हमने उन पर जोर दिया है कि जो लोग वाक़े में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इसी तरह जो टीटीपी की लीडरशिप इस वक्त अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए है उनको भी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो पाकिस्तान ये मुख्तलिफ मौके पर अफगानिस्तान के साथ ये अपने कंसर्न्स रेज करता रहा, हमारे एम्बेसडर के थ्रू भी, और इसके अलावा ये मुख्तलिफ मौके पर हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी अफ़गान के वज़ीर ख़ारजा से ये बात की है और पाकिस्तान के कंसर्न्स को बड़ा क्लियरली बयान किया है। अब इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान हुकूमत उस चीज़ पर अपने उन वादों को निभाए जो उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से किए हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान से किए हैं, कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या अपने हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ या इंटरनेशनल टेररिज्म के सिलसिले में इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है। और ये पाकिस्तान ने ये तफसीलात अफगान हुकूमत के साथ जो है वो, क्यों उनका वफ्द भी आया था यहाँ पर, उनके साथ शेयर की हैं। वजीर आजम भी कहते रहे हैं कि जो बड़े वाकयात हुए हैं उनमें ज़्यादातर, और इंटीरियर मिनिस्टर जो निगरान थे उनका भी बयान ऑन रिकॉर्ड है इस हवाले से कि पाकिस्तान में इन वाकयात के पीछे अफगान शहरी या अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही हैं, और ये तमाम तफसीलात शेयर की गई हैं अफगानिस्तान से। जी बिल्कुल, इस पे हमने बायलैटरली हम काफ़ी अरसे से उनके साथ ये शवाहिद शेयर कर रहे हैं। और ये जो लास्ट जो डीआई खान के बाद जो हमने नाज़िमुल उमूर को बुला के, अफ़गानिस्तान के नाज़िमुल उमूर को बुला के जो उनको डिमार्श किया, वो पाकिस्तान की जो डिमांड्स थी वो हमने पब्लिक की। आप जानते हैं जब डिमार्शेस इस तरह के होते हैं, जो डिमार्शेस होते हैं, उनका कंटेंट्स होते हैं, उनको पब्लिक नहीं किया जाता, लेकिन इस दफ़ा हमने इसको पब्लिक किया
दुनिया को भी पता चले कि हमारी क्या डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को पे ये जोर दिया है कि वो इंश्योर करे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मत इस्तेमाल हो, और जो टेरर इंसिडेंट्स में लोग शामिल हैं उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, उनको पाकिस्तान के हवाले करे, TTP को डिसआर्म किया जाए, और इस तरह से सारे एलिमेंट्स और सारे टेररिस्ट ग्रुप्स जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं उनके खिलाफ वो एक्शन लें। ठीक है, लास्टली एक और अहम मामला है कश्मीर के हवाले से। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फैसला जारी बात है इस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल भी आ चुका है। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं कि ये फैसला तो आया है, लेकिन क्या इस हवाले से किसी और ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शायद कश्मीरियों के पास यही एक फोरम जो है वो बचा था। तो अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या कोई कानूनी लिहाज से या किसी और तरह से पाकिस्तान इस मामले पर कोई कार्रवाई का इरादा रखता है? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो अभी जिस आप फैसले की बात कर रहे हैं वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक मुतनाज़ा इलाका जो कि कश्मीर का इलाका है उस पर उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। तो जो भी फैसला आया है उसका इतलाक कश्मीर पे नहीं होता, और ये बात भी गलत है कि यही एक फोरम था कश्मीरियों के लिए। कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड नेचर है वो यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ उसको एक्सेप्ट करता है, और उस पर यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं वो इस चीज़ को यकीन दहानी कराती हैं कि कश्मीर का जो फैसला होगा वो कश्मीर के अवाम करे, और कश्मीर के अवाम को ने किस तरह से करना उसका पूरा एक प्रोसीजर दिया गया जो कि प्लेबिसाइट होगा यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में। तो ये एक हकीकत है, इसको इंडिया झुटला नहीं सकता। जिस तरह के मर्जी वो फैसले ले आए या कोई और स्टेप्स ले लें। पाकिस्तान इस मामले को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पहले भी लाया है, अभी फिर फॉरेन मिनिस्टर ने खतूत लिखे हैं यूनाइटेड नेशंस को, सी को, यूरोपियन यूनियन को, और ये इशू हमने इस वक्त दुनिया में इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में भी रेस किया हुआ है। ठीक, राइट। बहुत मुमताज ज़हरा बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान दफ्तर खारजा बात कर रही थी जो है वो वजारत खारजा के मौक़िफ़ के हवाले से। अभी प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। कुछ गजा की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करते चले। गजा पर इसराइली हमले 75वें रोज भी जारी हैं, और गजा में फलस्तीनी शोहदा की तादाद अब 20,000 से जायद हो चुकी है। शहीद होने वाले अफराद में निस्फ से जायद तादाद सिर्फ बच्चों और खवातीन की है। गजा में जंगबंदी से मुतालिक मुत्तहिदा अरब इमारात की जो करारदाद है उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मुसलसल तीसरे रोज भी वोटिंग नहीं हो सकी। अमेरिका का कहना है कि गजा में मुकम्मल जंगबंदी का फायदा हमास को होगा। करारदाद में सीज फायर का लफ्ज हज़फ किया जाए, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने वोटिंग से पहले सफारतकारी के लिए मजीद एक रोज की मोहलत देते हुए तीसरी मरतबा ये वोटिंग फिर मौखर की है। शुमाली गजा में इसराइल की मुसलसल बमबारी और पाबंदियों की वजह से जो अस्पताल हैं वो गैर फाल हो गए हैं। आलमी इदारा सेहत ने इस बात की तस्दीक की है कि शुमाली गजा में इसराइल की मुसलसल बमबारी, फ्यूल सप्लाई की बंदिश, स्टाफ और सप्लाई ना होने से अस्पताल गैर फाल हुए हैं। फलस्तीनी हिलाल अमर का यह कहना है कि इसराइली फौज शुमाली गजा के जबालिया मुहाजिरीन कैंप में चैरिटी एम्बुलेंसेज को भी मुसलसल कब्जे में ले रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का यह कहना है कि गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास के दरमियान जल्द मुआहदे की उम्मीद नहीं है। ताहम उन्होंने यह भी कहा कि गजा जंगबंदी के लिए मिस्र में इसराइल और हमास के उहदेदारों की मुलाकात का कुछ इम्कान है। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने एक बयान में फिर से बड़ी वाज़ेह धमकी दी है कि हमास के खात्मे तक गजा में जंगबंदी नहीं की जाएगी। रेड क्रॉस ने गजा तनाज़े को बैनुल-अक़वामी बरादरी की इखलाकी नाकामी करार दिया है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच उसने इसराइल पर गजा में
भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम भी आयद किया है। फलस्तीन के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर का यह कहना था कि इसराइली हुकाम जानबूझकर इंसानी इमदाद की राह में रुकावट डाल रहे हैं। यमन के हौसी ग्रुप की जानिब से फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए बहरा अहमर में इसराइली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद दुनिया की कुछ बड़ी शिपिंग कंपनियों के 100 से ज्यादा माल बरदार बहरी जहाज रास्ता तब्दील करने पर मजबूर हो गए। हौसी ग्रुप ने इसराइल से गजा के खिलाफ इस बदतरीन जारहियत के खात्मे का मुतालबा किया, जिसके सबब अब तक 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका इन हमलों को रोकने के लिए 10 मुल्क के इत्तेहाद की तश्कील का कह रहा है, जिससे दुनिया के मसरूफ तरीन समुद्री रास्तों में से एक अहम समुद्री रास्ते से जो होने वाली तिजारत है उसमें खलल पड़ने का खतरा है। बैनुल अक़वामी जो दुनिया है, ममालिक हैं, वो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं अगर इसराइल के साथ कोई मामला है। लेकिन 75 दिन हो गए गजा में नहते शहरियों के साथ, वहां पर जो लोग हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उस हवाले से कोई मामला उस नजर नहीं आता कि उसको किस तरह से रोकना है, सीज फायर किस तरह से करना है और दुनिया जो है वो इस मामले पर क्या करती है, मगरबी ममालिक क्या करते हैं। गजा में नहते शहरियों पर हमलों का बदस्तूर सिलसिला जारी है और उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि उन पर होने वाले हमले किस तरह से रुकेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।